हेलो दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। इस किताब को लिखा है अरुण तिवारी जी ने। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगेगा। इस किताब में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगी। मैं हर चीज़ के बारे में एक एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा और आपको पूरी की पूरी इस बुक का एक रिव्यू आप लोगों के सामने रखूंगा। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास के रामेश्वरम गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। हम सब ने सुना है कि बचपन में कलाम साहब न्यूज़पेपर बेचा करते थे। दरअसल कहानी कुछ इस तरह से है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन्स रुकती थी और उन्हीं ट्रेन्स में न्यूज़पेपर आता था और कलाम साहब के भाई शमशुबुद्दीन पूरे रामेश्वरम के लिए न्यूज़पेपर का काम करते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ट्रेन का रुकना रामेश्वरम स्टेशन पर बंद हो गया और फिर न्यूज़पेपर के बंडल बनाकर चलती ट्रेन से रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर फेंके जाते थे। तो उन बंडल को इकट्ठा करने के लिए कलाम साहब अपने भाई की मदद करते थे। वो कभी कभी अपने भाई की दुकान पर भी काम करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही कलाम साहब ने अपने पिताजी से शहर जाकर पढ़ने की बात की, तो उनके पिता ने उनका एडमिशन स्टेजवर्ड हाई स्कूल में करवाया और 1950 में उन्होंने बीएससी डिग्री के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में एडमिशन लिया। और एडमिशन के दौरान उन्हें पता चला कि उन्हें अपने एक सपने को, जो उनका फ्लाइंग का एक सपना था, वो उड़ना चाहते थे, वो पायलट बनना चाहते थे, उस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया। बहुत ज़्यादा फीस थी, तो उस वक्त पर कलाम साहब की बहन जोरा ने अपने जेवर को गिरवी रखकर उनका एडमिशन करवाया। ये देख के कलाम साहब बहुत इमोशनल हो गए। उन्होंने अपनी बहन से उन जेवर को वापस लेने का वादा किया और कॉलेज में एंटर किया। पहला साल ख़त्म होने के बाद कलाम साहब ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चुनी क्योंकि उनका सपना पायलट बनना था। इंजीनियरिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में उन्होंने एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट भी बनाया, पर उस वक्त के एमआईटी के डायरेक्टर ने उसे इनकम्प्लीट बताया और कलाम साहब को सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। अगर वो उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे तो कलाम साहब की स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। तो कलाम साहब ने दिन रात उस प्रोजेक्ट पे काम किया और उस प्रोजेक्ट को पूरा करके डायरेक्टर को सबमिट किया। एमआईटी से वो HAL गए, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, और वहाँ पर उन्होंने बेसिक्स ऑफ पिस्टन्स एंड टर्बाइन के बारे में पढ़ाई करी। अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यू दिए। पहला इंडियन एयरफोर्स और दूसरा DTDNP, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन। एयरफोर्स का सपना उनका पूरा नहीं हो पाया, एयरफोर्स में वो रिजेक्ट हो गए, बल्कि DTDP के इंटरव्यू में वो सेलेक्ट हो गए और उन्हें सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोजीशन मिली और उनकी मंथली सैलरी थी 250 रुपये। 1959 में ADE, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, बेंगलोर में बनी और कलाम साहब को बेंगलोर भेजा गया। ADE में कलाम साहब हॉकओवर क्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे थे, जिसका नाम नंदी रखा गया था, पर वो काम कलाम साहब को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। तभी इसी दौरान कलाम साहब को द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, यानी कि इनकोस्पार,
जो आज की डेट में इसरो के नाम से जानी जाती है, वहाँ से उनको इंटरव्यू कॉल आया। इनको स्पार्क की एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त के बहुत बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने की थी। उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और कलाम साहब ने इंटरव्यू को पास किया और रॉकेट इंजीनियर की पोजीशन ली। कुछ ही समय के लिए कलाम साहब नासा गए और वहाँ पर साउंडिंग रॉकेट के बारे में स्टडी किया। नासा से आने के बाद कलाम साहब ने 21 नवंबर 1963 को पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया और उसका नाम था नाइक अपाचे। और दूसरा साउंडिंग रॉकेट जिसका नाम रोहिणी 75 था, उसको सन 1900 प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने कलाम साहब को ग्रुप कैप्टन वीएस नारायण से मिलाया और उन दोनों को एक मिशन दिया। वो मिशन था मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के लिए रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम बनाना, और इसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ 18 महीने का वक्त दिया। 18 महीने के अंदर अंदर ये एक आरटीओ सिस्टम को डेवलप करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। उन दोनों ने ये टास्क लिया, अपनी टीम के साथ मेहनत करी और 12वें महीने में ही पहला आरटीओ सिस्टम टेस्ट किया और 18वें महीने के अंत तक उनके पास 64 ओके टेस्टेड आरटीओ मिसाइल्स थी। 30 दिसंबर 1971 को प्रोफेसर विक्रम साराभाई का देहांत हो गया। ये कलाम साहब के लिए बहुत बड़ा झटका था। प्रोफेसर विक्रम साराभाई के बाद डॉक्टर सतीश धवन को इसरो का डायरेक्टर बनाया और विक्रम साराभाई के लिए एक ट्रिब्यूट के तौर पर जितनी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी उनको मिला के एक नाम दिया गया और उसका नाम रखा गया VSSC, यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और उसके डायरेक्टर बने डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने कलाम साहब को प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया SLV सैटेलाइट्स का। और सन 1975 और 76 का दौर कलाम साहब के लिए बहुत ही मुश्किल वाला दौर था, क्योंकि इस दौरान उनके ब्रदर इन लॉ, उनके पिताजी और उनकी माताजी का देहांत हो गया। लेकिन फिर भी कलाम साहब ने पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ काम करते रहे और सन 1979 को पहला SLV-3 रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार किया, पर वो रॉकेट स्टेज 2 भी पार नहीं कर पाया और श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर एक सागर में जा गिरा। पर कलाम साहब ने एक साल के अंदर अंदर 17 जुलाई 1980 को रोहिणी सैटेलाइट SLV-3 को टेक ऑफ किया और अपने टारगेट पर सेट कर दिया, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और वहाँ से मिशन शुरू हुआ भारतीयों का स्पेस का। इस सफलता के बाद कलाम साहब को एरोस्पेस डायनेमिक एंड डिज़ाइन ग्रुप का डायरेक्टर बनाया गया और इसी दौरान रोहिणी सैटेलाइट का दूसरा लॉन्च हुआ 31 मई 1981 को। और इस वक्त कलाम साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं बल्कि एक विजिटर की हैसियत से इस लॉन्च को देख रहे थे। फरवरी 1982 में कलाम साहब को इसरो से DRDL, जो आज की डेट में DRDO के नाम से जाना जाता है, ट्रांसफ़र किया गया। इस ट्रांसफ़र के पीछे उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर का बहुत बड़ा हाथ था। DRDO में जब कलाम साहब आए तो उन्हें वहाँ की टीम बहुत अच्छी लगी, पर वो टीम मोटिवेटेड नहीं थी। तो कलाम साहब ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी की हर महीने और हर हफ्ते एक मीटिंग होती थी जिसमें हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता था। तो ऐसा प्रोसेस चला और इस प्रोसेस के तहत
कलाम साहब और उनके दोस्तों ने 12 साल लंबा और 390 करोड़ की लागत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और उसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम को कलाम साहब ने उस वक्त की डिफेंस मिनिस्टर के पास प्रेजेंट किया, पर उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ने उन्हें प्रोजेक्ट में, उस प्रोग्राम में थोड़ी सी फेरबदल करने को कहा और कहा कि वो फेज वाइज मिसाइल्स का डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, वो साइड बाय साइड मिसाइल्स का डेवलपमेंट चाहते हैं। तो कलाम साहब ने एक रात के अंदर अंदर उस पूरे प्रोजेक्ट को चेंज किया और अगले दिन वापस डिफेंस मिनिस्टर को प्रेजेंट किया। और जब डिफेंस मिनिस्टर ने वो प्रोजेक्ट देखा तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को 388 करोड़ के बजट के साथ अप्रूव किया और कलाम साहब को ये भी बताया कि उन्हें इसी तरह के प्रोजेक्ट के लिए इसरो से DRDO ट्रांसफ़र किया गया है। तब जाकर कलाम साहब को पता चला कि उन्हें इसरो से DRDO किस लिए और किसके द्वारा ट्रांसफ़र किया गया था। 27 जुलाई 1983 को IGMDB का लॉन्च हुआ, यानी कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत 5 तरह की मिसाइल्स को डेवलप करना था। पहली मिसाइल सरफेस टू सरफेस, जिसका नाम रखा गया पृथ्वी। दूसरी मिसाइल सरफेस टू एयर, जिसका नाम रखा गया आकाश। तीसरी मिसाइल सरफेस टू एयर बट शॉर्ट रेंज लो लेवल मिसाइल, और इसका नाम रखा गया त्रिशूल। और चौथी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल, और इसका नाम रखा गया नाग। और पांचवी, जो कलाम साहब का बहुत बड़ा सपना था, लॉन्ग रेंज मिसाइल, और उसका नाम रखा गया अग्नि। इन सब में से जो पहली मिसाइल लॉन्च हुई, टेस्ट हुई, वो थी त्रिशूल, और दूसरी मिसाइल थी पृथ्वी। पृथ्वी उस वक्त की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि पृथ्वी की जो एक्यूरेसी थी वो 50 मीटर तक की थी। 50 मीटर तक 1989 को अग्नि का लॉन्च होना था, पर लॉन्च से 14 सेकंड पहले ही मिसाइल सिस्टम ने होल्ड का सिग्नल दे दिया, जिसका मतलब उस मिसाइल को उस वक्त लॉन्च नहीं किया जा सकता। फिर कलाम साहब और उनके सारे टीम मेंबर्स ने उसके ऊपर फिर से काम किया और 1 मई 1989 को उसे फिर से लॉन्च के लिए तैयार किया, और फिर से वो अग्नि मिसाइल 10 सेकंड के लॉन्च से पहले होल्ड का सिग्नल दिया, मतलब वो मिशन अनसक्सेसफुल। ये देखकर बहुत सारे मीडिया, न्यूज़पेपर, कार्टून्स में भारतीय वैज्ञानिकों की बेइज्जती की, पर कलाम साहब ने दिन रात काम किया और उस मिसाइल को फिर से लॉन्च के लिए तैयार कर दिया। 22 मई 1989 को वो मिसाइल लॉन्च हुई। 26 जनवरी 1990 को कलाम साहब को पद्म विभूषण का अवार्ड दिया। अपनी रिटायरमेंट के बाद कलाम साहब गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहते थे, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी जिम्मेदारियों के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये था हमारा विंग्स ऑफ फायर का एक डिटेल बुक रिव्यू। अब मुझे इस बुक में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता था ये बातें होनी चाहिए, पर वो बातें नहीं हैं। जैसे कि पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट, और कलाम साहब को जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया उस वक्त की कहानियाँ, और कलाम साहब का टारगेट ऑफ 3 मिलियन, उन चीज़ों के बारे में इस बुक में कहीं पे भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो मेरी समझ से ये बुक सिर्फ और सिर्फ उनके मिसाइल कैरियर के बारे में ही आपको जानकारी देती है।
अगर आपको ये बुक रिव्यू पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जल्द ही हम एक दूसरी किताब का रिव्यू लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।